गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। नेम ऑफ दैट चैप्टर इज पॉलीमर। आपकी 12th एनसीईआरटी बुक का बेटा ये चैप्टर नंबर 15 है। और अगर हम सीबीएसई एग्जाम्स वेटेज की बात करें तो रेगुलरली 4 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी चैप्टर है। बहुत ध्यान से हमें इस चैप्टर को समझना है। और पॉलीमर बेटा डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सिंपल बोलना चाहें तो यूं बोल सकते हैं कि विदाउट इमेजिनेशन और विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलीमर सर्वाइवल ऑफ लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ डे टू डे लाइफ इज वेरी टफ, बहुत मुश्किल है। इवन हम अगर एक छोटे से लेवल से बात करें तो टॉयज से लेके, बच्चों के खिलौने से लेके और इंडस्ट्रीज तक बेटा आज पॉलीमर का यूज है। इवन ये पेन जो बेटा मैंने पकड़ रखा है, इट्स बॉडी इज पॉलीमर। क्लॉथ्स दैट यू वेयर, उसमें बहुत ज्यादा बेटा पॉलीमर का परसेंटेज है। पॉलीमर वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, पॉली बैग्स, आप मार्केट जाते हो, वेजिटेबल वगैरह लेके आते हो, उसके लिए जो आप बैग यूज कर रहे हो पॉली बैग, वो भी पॉलीमर है। तो डे टू डे लाइफ में बेटा पॉलीमर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वैसे ये पॉलीमर है क्या, चलिए इसके बारे में समझना शुरू करते हैं। तो पॉलीमर्स आर सब्सटेंसेस हैविंग ह्यूज मॉलिक्यूलर मास। अभी तक बेटा जितने भी आपने कंपाउंड पढ़े होंगे, जो भी आप न्यूमेरिकल्स वगैरह में मॉलिक्यूलर मास यूज करते हो, किसी कंपाउंड का आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हो, आपको बेटा वो जनरली 100, 200 या मैक्सिमम 500 के आसपास ही मिल जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपने जाना है, मोनोसैकेराइड्स के बारे में हम आगे बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वहां पर भी बेटा आप एक सिंगल यूनिट की बात करो तो उसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा नहीं होता है। लेकिन ये जो पॉलीमर्स होते हैं बेटा, इनका मॉलिक्यूलर मास, इनका अगर आप टोटल मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करके देखोगे तो कई बार बेटा ये 10⁻⁷ मींस बिलियन ट्रिलियन तक इनका मास पहुंच सकता है। तो क्या बताया मैंने बेटा कि पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल्स आर वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस व्हिच इंक्लूड सिंपल रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स जॉइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। बिल्कुल ध्यान से आपको इसको समझना है, बड़ी छोटी सी बात है। मैंने ये सपोज दैट बेटा एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा मैंने कोई एक ऐसा सब्सटेंस डाल रखा है कि जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड को इनहेंस करने की, इनलार्ज करने की टेंडेंसी है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर ले लिया बेटा एथीन। अब एथीन का फॉर्मूला क्या जानते हो आप? CH2 डबल बॉन्ड CH2। बहुत सारे एथीन के मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर। ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर मैंने एथीन ले रखा है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही एथीन का मॉलिक्यूल होगा, बहुत सारे एथीन के मॉलिक्यूल्स आपने यहाँ पर ले रखे हैं। अब जो जनरल केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो वो क्या जानते हो कि जब भी हम किसी कंपाउंड को कहीं पर रखते हैं या एक स्टोर करते हैं किसी भी केमिकल को, कंपाउंड को, तो जो उसके डिफरेंट एटम्स हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स उनके बीच में होता है। जैसे यहाँ सपोज दैट 1 मिलियन CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन के पार्टिकल्स हैं, तो एक एथीन दूसरे एथीन के मॉलिक्यूल के साथ एक म्यूचुअल अट्रैक्शन लगा रहा होगा, और इस म्यूचुअल अट्रैक्शन को हम अलग अलग तरीके से जानते हैं। जैसे लंदन डिस्पर्सन हो गया, वॉन डेर वाल्स फोर्स हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, जैसे यहाँ पर आप डिस्पर्सन फोर्स को देख रहे हैं ना। तो कुल मिला के बेटा इनके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं होती। एक मॉलिक्यूल का मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, अगला मॉलिक्यूल इसके आसपास जो होगा वो केवल इसके साथ कैसे कनेक्टेड होगा? म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू, है ना। वो कुछ भी हो सकता है, पोलर फोर्स हो सकता है, नॉन पोलर लंदन डिस्पर्सन हो सकता है, वॉन डेर वाल्स फोर्स जो हम वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स मानते हैं वो हो सकता है, पर उनके बीच में किसी भी टाइप की कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं होती। अब अगर बेटा इसमें हम कुछ ऐसा कर दें, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अगर मैं कुछ इसमें ऐसा कर दूं बेटा कि इन दो एडजेसेंट एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए, मतलब यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बन जाए, तो अब केवल इसका आप मास फाइंड आउट नहीं करोगे, अब मास को फाइंड आउट करने के लिए आप इसका भी इस्तेमाल करोगे। इन 4 कार्बन्स और 8 हाइड्रोजन्स का मास आप फाइंड आउट करोगे। एक तरह से यहां जो ये स्ट्रक्चर बना है इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 1,3 डाइल्यूटीन, है ना, या ब्यूटाडाइन नाम इसका हो गया अगर यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड हुआ। तो पॉलीमर जो बनता है बेटा वो कुछ इसी टाइप की चीज है, पर सिंपली आप इसको ऐसे समझिए कि इतना छोटा रिपीटिशन नहीं होता।
वहां रिपीटिशन इतना होगा कि हो सकता है 100 ऑफ यूनिट्स यानी 10 रेज टू पावर 2 से लेके 10 रेज टू पावर 5-6 यूनिट्स तक आपस में कोवेलेंट बॉन्ड को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस टाइप से जब बेटा लगातार कोवेलेंट बॉन्ड बनता चला जाएगा और वो बॉन्ड इतना ज्यादा हो जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास उसका कहां पहुंच जाए 10 रेज टू पावर 3 से 10 रेज टू पावर 7 के बीच में, तो उसको बेटा हम पॉलीमर बोलेंगे। क्लियर हो गई बात सभी को? अब बच्चों इस पॉलीमर को बनाने के लिए हम ये जो रिपीटिंग यूनिट्स यूज करते हैं, रियल में ये केमिकली रिएक्टिव स्पीसीज होती हैं जो आपस में केमिकल रिएक्शन कर सकती हैं, और जो केमिकली रिएक्टिव स्पीसीज रिपीट होके पॉलीमर बनाती हैं उनको बेटा हम मोनोमर के नाम से जानते हैं। क्या होते हैं वो मोनोमर्स? कि मोनोमर्स आर द सिंपल, जो आपने वर्ड यहां यूज किया है सिंपल रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स, तो द सिंपल रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स दैट जॉइन टुगेदर विद कोवैलेंट बॉन्ड टू फॉर्म पॉलीमर आर नोन एज मोनोमर्स। क्लियर हो गया सभी को? मोनोमर्स वो यूनिट्स हैं जो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट बनाती हैं और आपस में केमिकली रिएक्ट करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाती हैं। ठीक है, तो उनको हम मोनोमर के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया सभी को? अब बेटा एक मोनोमर का पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाना, एक मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्जन ऑफ मोनोमर इनटू पॉलीमर इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। मतलब एक मोनोमर से बेटा जब हम पॉलीमर को बनाते हैं तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? पॉलीमराइजेशन होता है। क्लियर हो गई बात सभी को? अच्छे से समझ आ गया? जो भी इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उनका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अभी तक हमने क्या सीखा कि मोनोमर्स आर जस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स, है ना? जो मोनोमर्स की रिपीटिंग यूनिट्स है, जब मोनोमर कोवैलेंट बॉन्ड से आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो पॉलीमर बनता है। उस हिसाब से बेटा ये जो प्रोटीन्स होते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन सबको भी बेटा हमें पॉलीमर के अंदर कंसीडर करना चाहिए। लेकिन डेफिनेशन की तरफ अगर जाओ बेटा तो जो पॉलीमर होता है उसमें जनरली हमें क्या देखने को मिलता है कि सिंपल टाइप ऑफ यूनिट्स, सिंपल यूनिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, सिंपल यूनिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। लेकिन अगर बेटा एक प्रोटीन को आप बना रहे हो तो प्रोटीन को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है बेटा वो कौन होता है? अमीनो एसिड। ठीक है, अब ये अमीनो एसिड्स बेटा बनाते हैं प्रोटीन को, मतलब जो स्ट्रक्चरल यूनिट रिपीटिशन यूनिट जो मोनोमर हुआ करता था पॉलीमर के केस में, वो प्रोटीन के केस में कौन होने वाला है? अमीनो एसिड। लेकिन सबसे बड़ी बात बेटा, अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। जब आप एक पॉलीमर बनाते हो तो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, एक सिंपल स्ट्रक्चर के साथ आप आगे बढ़ते हो। लेकिन अमीनो एसिड्स के बेटा एक तो 10 टाइप्स के अमीनो एसिड हो गए एसेंशियल वाले, जो आप को बाहर से फूड के थ्रू लेना जरूरी है। फिर 10 अमीनो एसिड्स बेटा वो हो गए जो नॉन एसेंशियल्स हैं, यानी जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है। तो इतने यानी ये 20 टाइप के अमीनो एसिड बेटा हमेशा अवेलेबल है प्रोटीन को बनाने के लिए, है ना? ये 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं प्रोटीन्स को बनाने के लिए। तो इनका रेपिटेशन बेटा जरूरी नहीं है कि हर बार सेम हो। जैसे मान लो, सिंपली बात को समझें, हमारे पास 4 अमीनो एसिड है, एक जगह पर ग्लाइसिन है, ठीक है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, एलानिन है या थ्रियोनिन है, सपोज दैट थ्रियोनिन है, वैलिन है और लाइसिन है। ये मान लीजिए 4 टाइप के अमीनो एसिड एक प्रॉपर फैशन में आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और इनका टारगेट है प्रोटीन को बनाना। तो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में बेटा जरूरी नहीं है कि ग्लाइसिन का अगला स्ट्रक्चर थ्रियोनिन होगा या अगला वैलिन होगा, लाइसिन होगा। मे बी पहली बार ग्लाइसिन जुड़ा थ्रियोनिन से, फिर वो वैलिन से और वो लाइसिन से, लेकिन अगले बार जब ये रिपीट हुए तो हो सकता है लाइसिन वैलिन से जुड़ जाए ग्लाइसिन की जगह पर, हो सकता है ये थ्रियोनिन से जुड़ जाए। तो जो रिपीटिशन चल रहा है बेटा ये हर बार बिल्कुल परफेक्ट श्योर नहीं होता, हर बार ये एक प्रॉपर पैशन नहीं रखता, प्रॉपर फैशन में ये नहीं कनेक्ट होता। तो इसी वजह से बेटा हम सिंपल वर्ड में ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रोटीन जो है ऑफिशियली पॉलीमर नहीं बोला जा सकता, इसको हमें केवल क्या बोलना चाहिए? मैक्रोमोलेक्यूल। तो यहां से बेटा आप क्या सीख रहे हो, बिल्कुल ध्यान से समझना है कि
a protein or a macromolecule is not always polymer, but a polymer is always macromolecule. जो पॉलीमर होता है वो हमेशा मैक्रोमोलिक्यूल बोला जा सकता है, लेकिन जो एक मैक्रोमोलिक्यूल है वो पॉलीमर नहीं बोला जा सकता हमेशा। यही प्रोटीन बेटा अगर सपोज मान लो कि इनका रेगुलर रिपीटिशन चले, हर बार एक सीक्वेंस में ही रिपीट हो रहे हो, जैसे ग्लाइसिन के बाद थ्रियोनिन, वैलिन, फिर लाइसिन, अगली बार फिर लाइसिन से ग्लाइसिन, और यही सीक्वेंस चलता रहे, तो इस टाइप के प्रोटीन को आप पॉलीमर बोल दोगे, है ना। कोई कार्बोहाइड्रेट है, हर बार ग्लूकोज के मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से जुड़ते जा रहे हैं, या एक बार ग्लूकोज फिर फ्रक्टोज फिर ग्लूकोज फिर फ्रक्टोज, तो उसको भी बेटा आप पॉलीमर में कंसीडर कर सकते हो। तो सिंपल सी बात कहां पे आती है बेटा कि अगर मान लीजिए रिपीटिशन रेगुलर फैशन में है तो उसको आप पॉलीमर में कंसीडर करोगे। अगर ये प्रॉपर नहीं है, हर बार चेंज हो सकता है या बीच में इरेगुलरिटीज हैं, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल के नाम से। क्लियर हो गया सभी को? मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर में क्या डिफरेंस है? क्लियर। तो इससे रिलेटेड पॉइंट्स की स्क्रीनशॉट लीजिए। Now beta, depending upon the nature of repeating structures, a polymer can be classified into, divided into two types. One is homopolymer. बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जो हम ये पॉलीमर बना रहे हैं उनके जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका अरेंजमेंट कैसा है, उनका नेचर कैसा है, उस चीज को ध्यान रखते हुए एक पॉलीमर को हम दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, दो टाइप से बनाते हैं। उनमें सबसे पहला हुआ बेटा होमोपॉलीमर। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से बात को समझिएगा। यहां पर जो बेटा होमो वर्ड है, होमो का मतलब क्या जानते हो आप? सेम, है ना। होमो वर्ड का मतलब सेम हो गया। और पॉलीमर बेटा ये ग्रीक वर्ड है जिसमें पॉली का मतलब क्या होता है? अ लॉट ऑफ, ह्यूज, लार्ज, और मर का मतलब क्या होता है? यूनिट। और इसके बारे में तो आपको पता चल ही गया कि इसको पॉलीमर हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है, कई यूनिट से, बहुत ज्यादा यूनिट से मिलके हम पॉलीमर को बनाते हैं। तो होमोपॉलीमर क्या होता है बेटा? सेम यूनिट्स आर रिपीटेड, those large units are repeated again and again, but those all are same। हम बदल नहीं सकते, सेम यूनिट्स का हम यूज कर रहे हैं। चलो एक बहुत छोटे से एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं। अब मान लीजिए बेटा आपके पास है एथीन, जो पहला एग्जांपल हमने लिया था, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? ठीक है। अब इस CH2 डबल बॉन्ड CH2 का बेटा आपने पॉलीमराइजेशन करवाया। मान लीजिए उस टेस्ट ट्यूब में आपने इसके n मॉलिक्यूल ले रखे थे, तो डेफिनेटली जो पॉलीमर बना होगा उसमें उसकी जो टोटल एटॉमिसिटी आएगी, उसमें जो टोटल यूनिट्स रिपीट हुई होंगी वो कितनी होंगी? n। तो यहां बेटा इस इक्वेशन पे आप अगर फोकस करो तो क्या देख रहे हो कि CH2 के अलावा मैंने कोई और चीज यूज नहीं किया। कैसे हुआ होगा ये? तो अब ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 देख रहे हो बेटा, इसमें जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, 11th क्लास से आप ये सीखते हुए आ रहे हो कि डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड तो सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है ना। एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा बॉन्ड कौन सा है? पाई बॉन्ड है। तो जब भी बेटा हम इसका पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो हमें यहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस, कुछ ऑप्टिमम कंडीशंस अप्लाई करनी होती हैं। जैसे जब हम होमोपॉलीमराइजेशन करवा रहे हैं, यानी कि एक ही सेम मोनोमर से जब हम पॉलीमर बना रहे हैं, तो हमें सबसे जरूरी चीज क्या है यहाँ पर बेटा? एक ऐसी चीज जो फ्री रेडिकल एक्टिवेटर का काम करे। ठीक है, यहाँ पर फ्री रेडिकल एक्टिवेटर की हमें एक जरूरत होगी। क्लियर हो गई बात? तो वो जो फ्री रेडिकल एक्टिवेटर जो है बेटा, उसी को हम एक नाम और देते हैं, दैट इज इनिशिएटर। तो हमने बेटा यहाँ पर क्या यूज किया? इनिशिएटर यूज किया। अब ये इनिशिएटर का क्या काम है? ध्यान से बात को समझना। हम अभी तक ये समझते आए हैं बेटा कि जहां पर पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो रेगुलर नहीं होता, उसका शेप कुछ इस टाइप का है। और ये शेप इसको किस बात के लिए प्रमोट करता है कि पाई इलेक्ट्रॉन को बनाने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कभी भी बाई डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं दिखा सकते। ये बाई डायरेक्शनल मूव करने की टेंडेंसी नहीं रखते, बल्कि इनकी कोशिश ये होती है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन सेम स्पीसीज की तरफ शिफ्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं। क्लियर हो गया सभी को? लेकिन ये जो इनिशिएटर है बेटा, ये इनिशिएटर रियल में क्या करता है कि ये इस
पाई इलेक्ट्रॉन का होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन कराता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट होमोलाइटिक क्लीवेज ये इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिव स्पीसीज की तरफ मूव करते हैं। क्लियर हो गई बात? अब ऐसा अगर मूवमेंट आएगा बेटा तो होगा क्या कि इस CH2 के पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया और जिस CH2 से ये कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड था उसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। क्लियर हो गई बात? अब आपने जितने CH2 डबल बॉन्ड CH2 जितने एथीन के मॉलिक्यूल उस टेस्ट ट्यूब में आपने ले रखे थे वो सभी के सभी CH2 में सेम कंडीशन हो चुकी है, यानी सब में फ्री रेडिकल डेवलप हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस इनिशिएटर। अब इसके बारे में इनिशिएटर कैसे यहां पर एक्ट करता है वो बेटा हम चेन एडिशन पॉलीमर जो होता है एडिशन पॉलीमर में हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। अभी आपको केवल इतना जानने की जरूरत है कि ये जो इनिशिएटर है बेटा इस बॉन्ड का होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन करवाता है। हेटेरोलाइटिक मतलब यूनिडायरेक्शनल नहीं होता, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करवाता है इलेक्ट्रॉन का। अब बेटा जितने भी CH2 यहां पर रहे होंगे हर किसी के साथ इसी टाइप से बेटा इलेक्ट्रॉन डेवलप हो गया होगा, हर किसी में फ्री रेडिकल बन चुका होगा। अब इस CH2 को अगर बेटा मैं इसके करीब लेके जाऊं तो यहां पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो उनने आपस में क्या किया बेटा कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। क्लियर हो गई बात? ऐसे करते हुए बेटा ये CH2 बार बार रिपीट होता चला गया। क्लियर? समझ में आ गया सभी को? इसी तरह से बेटा ये पॉलीमर बन गया, मतलब कि जो मैंने यहां दो अलग से बॉन्ड बना रखे हैं इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूअसली इसमें CH2 ऐड होता जा रहा है। आ गया समझ में? इनिशिएटर जो है बेटा ये जो फ्री रेडिकल इनिशिएटर है ये काम करता है बेटा एक्टिव साइट पर। क्लियर हो गई बात? ये जो एक्टिव साइट है वो कौन है? या तो पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर बेटा कुछ एक पॉलीमर में हो सकता है कि किसी को एलिमिनेट करके हम वहां पे एक्टिव साइट बना दें। इस होमो पॉलीमर के अंदर बेटा ये जो एक्टिव साइट है हमेशा पाई बॉन्ड ही होगा, यानी कि डबल बॉन्ड जरूर रहेगा। और इस एक्टिव साइट को बेटा होमो पॉलीमर के अंदर या जहां पर आप एक से ज्यादा मोनोमर यूज कर रहे हो वहां भी इस एक्टिव साइट का नाम होता है बेटा बॉन्डिंग साइट। क्लियर हो गई बात? मतलब बॉन्डिंग साइट कौन सी जगह है कि जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और उस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से नए बॉन्ड हम बना सकते हैं। आ गई बात समझ में? बॉन्डिंग साइट का बेटा एक और नाम हम देते हैं दैट इज फंक्शनैलिटी। उसका एक और नाम हो गया बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनैलिटी। मतलब अगर आपसे यहां पूछा जाए कि ये जो एथीन है इस एथीन की फंक्शनैलिटी क्या होगी तो आपका आंसर आएगा 1। क्लियर हो गया? होमो पॉलीमर सभी को समझ आ गया? होमो वर्ड से क्लियर हो गया बेटा? जल्दी से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं आपके लिए कि होमो वर्ड का मतलब हो गया सेम, पॉलीमर का मीनिंग आपको पता है। मतलब बेटा जब हम किसी पॉलीमर को बनाने के लिए केवल सिंगल टाइप के मोनोमर यूज करते हैं देन दिस प्रोसेस इज नोन एज होमो पॉलीमराइजेशन, और जो पॉलीमर बनता है बेटा वो होमो पॉलीमर होता है। क्लियर हो गया? अच्छे से समझ आ गया? होमो पॉलीमर के लिए बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, कोपॉलीमर स्टार्ट करते हैं इसके बाद। तो बच्चों ये जो कोपॉलीमर वर्ड है इस वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि को का मतलब होता है कोऑपरेशन, को स्पीसीज या एक ऐसा पॉलीमर जहां हम एक मोनोमर यूनिट के साथ कुछ डिफरेंट टाइप की मोनोमेरिक यूनिट यूज करने वाले हैं, है ना। होमो पॉलीमर के अंदर हमने क्या देखा था कि हमें एक ही मोनोमर यूज करना था। जैसे होमो पॉलीमर के हमने क्या क्या एग्जांपल देखे थे? एक तो बेटा मैंने एथीन आपको एग्जांपल बताया, ये होमो पॉलीमर बोला जाएगा। किसी और को हम इससे रिएक्ट नहीं करा रहे हैं, आपस में ये रिएक्ट करके पॉलीमर बना रहा है ना। उसी टाइप से मान लीजिए आपके पास विनाइल क्लोराइड है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। बेटा इसको हम विनाइल क्लोराइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम में अगर बेटा 2 कार्बन की हमारे पास स्पीसीज है ना, और वो अनसैचुरेटेड है यानी डबल बॉन्ड है और उसके साथ कोई अदर सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है, फंक्शनल ग्रुप लग रहा है, तो कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम में इसको हम क्या नाम देते हैं? विनाइल। जैसे ये क्या है? विनाइल अल्कोहल। अगर मान लीजिए OH की जगह यहां पर Cl होता तो इसका नाम क्या हो जाता? विनाइल क्लोराइड। इसी टाइप से बेटा चलिए हम एक्राइलोनाइट्राइल की बात कर लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cn। अब यहां पर बेटा टोटल 3 कार्बन हो गए। कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम में अगर ऐसी स्पीसीज बन रही हो मतलब कि अनसैचुरेटेड स्पीसीज ट्रिपल कार्बन की जहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट हो, तो इसको बेटा हम क्या नाम देते हैं? एक्राइल। और इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? एक्राइलोनाइट्राइल। क्लियर है सभी को?
तो जब बेटा हम इससे एथीन से पॉलीथीन बनाते हैं, विनाइल क्लोराइड से पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाते हैं, एक्राइलोनाइट्राइल से पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल PAN बनाते हैं, ये सब बेटा होमोपॉलीमराइजेशन के एग्जांपल हो गए। क्यों हुए? क्योंकि यहां पर हम एक ही टाइप की स्पीसीज बेटा यूज कर रहे हैं पॉलीमर को बनाने के लिए। पर अगर हम बेटा पॉलीमर को बनाने के लिए सिंगल टाइप की स्पीसीज यूज ना करके मोर देन वन टाइप ऑफ पॉलीमर यूज करें तो उसको कोपॉलीमर बोला जाएगा। जैसे एक एग्जांपल यहां देखते हैं बेटा हम नाइलॉन 66 का, ठीक है। अब ये जो नाइलॉन 66 है बेटा, ये न्यूयॉर्क और लंदन में साइमल्टेनियसली डिजाइन हुआ था, इसीलिए इसका नाम नाइलॉन हो गया, NY फॉर न्यूयॉर्क एंड LON फॉर लंदन, है ना। तो नाइलॉन 66, अब 66 इसका नाम क्यों हुआ? क्योंकि जो इसके मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं उन दोनों में बेटा 6 कार्बन्स हैं, दोनों ही मोनोमेरिक यूनिट में 6 कार्बन्स हैं। तो कोपॉलीमराइजेशन रिएक्शन चलिए देखते हैं कैसे होता होगा। नाइलॉन 6 को बनाने के लिए जो सबसे पहला मोनोमर आप यूज करते हो वो होता है हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन, ठीक है, NH2CH2 NH2। क्या है ये? हेक्सामेथिलीन, ठीक है। हेक्सामेथिलीन आप CH2 के लिए आप बोल रहे हो हेक्सामेथिलीन, और 2NH2 ग्रुप है बेटा, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? डाइअमाइन। हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन इसका बेटा नाम होता है, ये एक मोनोमर है। क्लियर हो गई बात? और दूसरा मोनोमर जो बेटा यहां हम यूज करते हैं वो होता है एडिपिक एसिड। IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम में आप एक नाम उसका और दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं कि हेक्सेन 16 डाइओइक एसिड या हेक्स 16 डाइओइक एसिड, CH2 दोनों तरफ बेटा जो लास्ट कार्बन है वो किससे कनेक्टेड होंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से। क्लियर हो गई बात? तो ये एडिपिक एसिड यानी कि हेक्स 14 डाइओइक एसिड, 16 डाइओइक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन, ये हमारे पास यहां मोनोमर है, ठीक है। इसका एक नाम और बता दिया मैंने, क्या आपको? एडिपिक एसिड। क्लियर हो गई बात? एडिपिक एसिड बेटा इसी को बोलते हैं। आ गया सभी को समझ में? अब ये हेक्सामेथिलीन और एडिपिक एसिड दो अलग अलग टाइप के बेटा हो गए हमारे पास मोनोमर्स। क्लियर है ना सभी को? दो अलग अलग टाइप के मोनोमर्स हो गए बेटा। इसमें बेटे हमें फंक्शनैलिटी के लिए डबल बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। ऑप्टिमम कंडीशन यानी जैसे ही बेटा हम इसको टेम्परेचर प्रेशर देंगे, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि एडिपिक एसिड के एक फंक्शनल ग्रुप से OH एलिमिनेट होगा, NH2 के एक हाइड्रोजन के साथ, NH2 में 2 हाइड्रोजन थे उसके एक हाइड्रोजन के साथ, साइमल्टेनियसली यहां इस NH2 का एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा इस OH के साथ। क्लियर हो गई बात? तो देखो आपको क्या प्रोडक्ट मिला, बिल्कुल ध्यान से समझना है अच्छे से। यहां से बेटा एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ तो ये प्रोडक्ट क्या बना? NH, एक वैकेंसी खाली क्योंकि वहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ है। क्लियर है? देन CH2 और यहां पर आ गया बेटा NH, क्योंकि यहां से भी एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ। देखो इससे हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ और यहां से OH, तो यहां केवल क्या बचा? C डबल बॉन्ड और एक वैलेंसी वैकेंट थी, तो उसकी जगह पर बेटा ये जो नाइट्रोजन की वैलेंसी वैकेंट थी वो आपस में बॉन्डिंग कर लिए। क्लियर है सभी को? आगे देखो CH2 लास्ट बेटा फिर से आपके पास क्या है? C डबल बॉन्ड और एक वैलेंसी फिर से इसकी वैकेंट है। अब अगर मान लीजिए आपने इसके n मॉलिक्यूल और इसके भी n मॉलिक्यूल लेके पॉलीमराइजेशन करवाए थे तो टोटल यहां कितने बन गए? इसके n मॉलिक्यूलर यूनिट्स वाला पॉलीमर, ठीक है। 6 कार्बन आपको यहां दिख रहे हैं, 6 यहां दिख रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? नाइलॉन 66। इतना समझ आ गया? अब देखो बेटा इस स्पीसीज में कौन बाहर गया? H2O बाहर गया। तो H2O कितने बाहर गए? देखो एक एक यूनिट की अगर हम बात करें तो 2 H2O बाहर हुए, तो 2N। क्लियर है? लेकिन बेटा जब ये पूरा का पूरा पॉलीमर कंप्लीट हो गया होगा, बन गया होगा, तो लास्ट में बेटा ये NH2 ही रहा होगा और वो COOH ही रहा होगा, यानी एक H2O कम बाहर गया होगा। तो इसका मतलब 2N-1 कौन बाहर गए? H2O मॉलिक्यूल्स। आ गया समझ में? तो ये बेटा किसके अंदर आएगा? कोपॉलीमराइजेशन के अंदर आएगा, क्योंकि दो अलग अलग मोनोमर से आपने पॉलीमर बनाया है। क्लियर हो गई बात सभी को? होमोपॉलीमराइजेशन, कोपॉलीमराइजेशन और पॉलीमर सबको समझ आ गया है? चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ
पॉलीमर ऑन डिफरेंट बेसिस। थैंक यू।